नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, पिछले लाइव में हम जब चर्चा कर रहे थे कि सूर्य देव जो हैं कर्क राशि में प्रवेश किए हैं, 16 अगस्त तक उनका क्या प्रभाव रहेगा, तो एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाने के कारण सिंह लगन तक हमने डिस्कस कर लिया था, सिंह लगन तक बात कर ली थी। और उसके बाद के जो अभी लग्न हैं कन्या से लेकर मीन तक, उसके विषय में आज अपना वो एपिसोड पूरा करेंगे। और वैसे भी आप बहुत सारे लोगों के जिनका कन्या से लेकर मीन लगन तक, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 लगन वालों का मुझे मैसेज बहुत आया हुआ है कि आपने सबके बारे में बताया। जब हमारा नंबर आया तो आपने एपिसोड बंद कर दिया था। वो 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबा एपिसोड हो गया था। इसके कारण पिछला जो लाइव है हमें वो अधूरा छोड़ना पड़ा था। आज हम अपने पिछले वाले एपिसोड को कंप्लीट करेंगे। कन्या लगन, जिनको पिछले हफ्ते से वेट है, मुझे बहुत सारे आपके व्हाट्सएप मैसेज मिले हुए हैं। 6 नंबर लगन है अगर आपका कन्या लग्न, तो ये जो सूर्य देव का गोचर है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके लिए सूर्य देव 12वें घर के स्वामी हैं और गोचर करेंगे 30 दिन के लिए लाभ स्थान में, 11वें घर में, प्रमोशन के हाउस में। अब वो 12वें घर की एनर्जी लेकर आपके लाभ के घर में जा रहे हैं। तो 12वां घर अभी जैसे मैंने सिंह लगन को बताया था, लीगल प्रॉब्लम्स का होता है, बीमारियों का होता है, टेंशन का होता है, अनवांटेड खर्चे का होता है। वो चला गया आपके 11th हाउस में, पीछे चला गया। इसका मतलब है कि वो आय, लाभ और यश को, इनकम को दुष्प्रभाव देगा। हमने कहीं से सोच रखा था कि इस महीने पेमेंट आने वाली है, वो प्रभावित हो गई। हमने कहीं से सोच रखा हो कि ये कार्य अब मैं करूँगा उससे मिलकर, तो उससे ये प्रॉफिट होगा क्योंकि ये लाभ का स्थान है, प्रभाव नहीं उसका अच्छा मिलने वाला। और कुछ लोग अपनी जॉब के बारे में, प्रमोशन के वेट में होते हैं, कुछ लोग वीज़ा की वेट में होते हैं। मतलब जो मन की इच्छा होती है, 11वां घर अगर उस किसी चीज़ की आप वेट में है तो वो वेट इस महीने में वेट में चली जाएगी, उसके ऊपर और वजन पड़ जाएगा और वेट चढ़ जाएगा। 16 अगस्त तक वेट ही करते रहना पड़ेगा। सूर्य बिल्कुल भी शुभ ग्रह नहीं है, याद रख लीजिए। क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैं आपको साथ में छोटी छोटी डोनेशन बताता आ रहा था। सूर्य संबंधित वस्तुएं डोनेट करनी चाहिए। विशेषकर गौ माता को गुड़ या शक्कर वाली मीठी रोटी संडे वाले दिन, सूर्य वाले दिन खिलानी चाहिए। गुड़, कनक, शक्कर, दलिया आप गाय को खिला सकते हैं। इससे सूर्य की जो बैड एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होकर वीनस बन जाती है। अगर आप सही तरीके से उपाय कर गए तो यही नेगेटिव सूर्य 11वें घर को शुक्र बनकर इनकम, प्रमोशन, लाभ, फायदे, मन की इच्छाएं पूर्ण करने का फल भी दे सकता है, छोटे से उपाय के साथ। ठीक है, तो कन्या लगन के बाद अब बात करेंगे तुला लगन की। तुला लगन 7 नंबर लगन, शुक्र का ये लगन होता है। शुक्र और सूर्य के बीच विशेष रूप से टेंशन है, परेशानी है। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि शुक्र जो है सॉफ्टनेस है, कोमलता है, प्यार है, लग्जरीज है। सूर्य जो है वो अग्नि है, उसके अंदर हीट है, जलाने की क्षमता है। और अगर किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं जब, तो बहुत बार मैंने देखा है उनके जीवन में वैवाहिक स्थितियां, रोमांटिक स्थितियां खराब हो जाती हैं। और अगर उन्हीं घरों को भी अगर प्रभावित कर दे, जैसे 7वां घर विवाह का होता है, 5वां घर रोमांस का होता है, या लगन में ही आ जाए सूर्य शुक्र, तो ये बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाती है। जीवन में वैवाहिक सुख में कमी पैदा होती है। सूर्य और शुक्र एक साथ मिल जाए, और डिग्रिकली भी अगर वो 10 डिग्री से कम पास आ गया तो वो या तो अस्त हो जाता है शुक्र, या वक्री हो जाता है। फिर और भी बड़ी मुसीबत होती है कि किसी का शुक्र अस्त या वक्री हो तो उसे भी जीवन में जो लग्जरीज होती हैं, जो काम का सुख है, जो यौन शक्ति है, जो विवाह का सुख है, उसका भी आनंद नहीं मिल पाता।
तो ये शुक्र सूर्य से प्रभावित रहता है, इसलिए तुला लगन शुक्र का लगन है। तो सीधा सीधा हो गया कि भाई आपके तो एंटी है ये एक तरह से, और अब उसका प्रभाव रहेगा आपके 10th हाउस में। 10th हाउस बिजनेस का घर होता है, कर्म स्थान होता है, सरकार का घर होता है, अपने बॉस का भी घर होता है, अपने पिताजी का भी घर मानते हैं इसको, चौथे को माँ, 10वें को पिता। तो 10वां घर सूर्य की हीट से प्रभावित रहेगा, और वो कौन सी हीट है? जो 11th लॉर्ड की हीट है। ये एक नेगेटिव माना जाता है। 3, 6, 8, 11वां भी, इसको त्रिषढ़ायेश कहते हैं, त्रिषढ़ आयेश, 11वें घर की एक हीट लेकर वो आपके कर्म स्थान में चला गया। पिता के साथ अनबन या मतभेद पैदा करता है, पिता से दूर भी कर देता है ये कभी कभी, अगर सूर्य 10वें घर में हो तुला लगन वालों के, क्योंकि गोचर में तो अब आ गया है। अगर आपके ऊपर दशा अंतरदशा हुई उसकी, यानी कि प्रभाव में भी हुआ, तो ये श्योरली भी हो जाता है, बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है। काम, कारोबार, नौकरी, बिजनेस, किसी भी सिस्टम में है आपका ऊंचा पद, वो नीचे गिर जाता है, डिमोशन की तरफ चला जाता है। हालांकि आमतौर पे कह देंगे सूर्य 10वें घर में है, बड़ा अच्छा है, ये IPS बनेगा, IAS बनेगा। ये देखते नहीं है कि लगन कौन सा है, क्या उसका मित्र 10वें घर में है, कहीं शत्रु के रूप में तो नहीं 10वें घर में चला गया। मतलब कुछ ना, ये जो बस स्टैंड पे मिलने वाली किताबें हैं ना, उनमें लिखा होता है सूर्य 10वें घर में, सीधा मंत्री बना देते हैं इंसान को, IAS बना देते हैं, IPS बना देते हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी ग्रह किसी भी घर में ना तो अशुभ होता है ना ही शुभ होता है, क्योंकि हमें देखना होता है राशि कौन सी है जहां वो चला गया, क्या उसका प्रभाव उसका मित्र भाव है, क्या उसका लगन उसका मित्र है। अब यहाँ पे सूर्य तुला लगन वालों के लिए मित्र नहीं है, गड़बड़ करेगा। आपको भी गाय की सेवा गुड़ वाली मीठी रोटी से करनी चाहिए, अन्यथा काम में, बिजनेस में, जॉब में, ऊंची पदवी में, सरकारी कार्यों में, राजनीति में परेशानी आ सकती है। 7 नंबर अगर आपका लगन है तुला, ठीक है। चलिए अब करते हैं बिच्छक लगन। बिच्छक लगन जो होता है बिच्छू का होता है, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य दशमेश है, 10th लॉर्ड है, अब चला गया 9th हाउस में। अब देखिए, अब आपको असमंजस की स्थिति बताते हैं कैसे होती है। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल लगन का स्वामी, चंद्रमा किस्मत का, भाग्य का स्वामी, और बृहस्पति पंचम औलाद, गृहस्थी, विद्या, एजुकेशन, अफेयर्स का स्वामी। मतलब मंगल, चंद्र और गुरु ये तो त्रिकोणपति हैं ही हैं। स्पेशल वृश्चिक लगन वाले, जैसे मैं स्वयं आपके सामने बैठा हूं, तो सूर्य का हम रतन साथ में डाल सकते हैं। ये 3 तो डाले ही हुए हैं, बृहस्पति का, मंगल का और चंद्रमा का, व्हाइट, रेड, येलो, व्हाइट। स्पेशल हम लोग सूर्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जीज को, मतलब सूर्य तो देवता है, भगवान है, उनकी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं इस स्टोन के माध्यम से, जिसको कहते हैं रूबी, माणिक। इसका मतलब ये हो गया कि वृश्चिक लगन वालों के लिए बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और सूर्य ये चारों मित्र ग्रह हैं जो देव श्रेणी में आते हैं। लेकिन इन ग्रहों की कुंडली में क्या स्थिति है, इन ग्रहों की गोचर में क्या स्थिति है, इसको समझना बड़ा जरूरी होता है। अब ये जो सूर्य है वृश्चिक लगन वालों के बिजनेस का, कर्म का, पिता का, बॉस का, सरकार का, राज दरबार का स्वामी है। अब ये कमजोर होकर पीछे चला गया है। अब ध्यान से सुनिए, अब इन लोगों से हम इसकी डोनेशन भी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो पहले ही पीछे चला गया, 12वें, अपने से 12वें भाव में चला गया। वो भी इफेक्ट किस पे करेगा? भाग्य के ऊपर, किस्मत कमजोर कर देगा। अच्छी भली चलती हुई बिजनेस की गाड़ी स्टॉप हो जाती है, मंदा पड़ जाता है, पेमेंट रुक जाती है, प्लान्स और प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। इंसान अंदर से डरने लग जाता है, हाय मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके ये काम खोला, वो फैक्ट्री लगाई, ये जमीन खरीदी, ये किया, मशीनें लगाई, सब रुका पड़ा उसको महसूस होगा। परंतु यहां पर अब ध्यान से समझ लीजिए, एक तो लगन सूर्य का मित्र है, वृश्चिक मंगल है और सूर्य उसका मित्र है। दूसरा सूर्य कर्मेश है, अगर हम गाय को गुड़ खिलाने चले गए तो वो शुक्र बन जाएगा। और वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र 12वें घर का स्वामी होता है, जो नेगेटिव माना जाता है, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, फालतू के कामों में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, पिछले एपिसोड में मैंने बता दिया था, यहां पर तांबे का लोटा, गेहूं का दलिया,
गुड़ की पेसी, जिसको डली बोलते हैं, राम दरबार में रख के आइए, ताकि वो सूर्य का दशमेश होने का जो शक्ति है, जो पावर है, वो कायम रहे, वो कमजोर ना हो पीछे जाकर। पीछे जहां चला गया है वो चंद्रमा का घर है। सुच्चा मोती धारण करके रखिए। और चंद्रमा, अभी अभी मैंने बताया है कि ये सावन का महीना तो बेस्ट होता है चंद्रमा के लिए। शिव की जटा में आप भी एक चंद्रमा सोमवार को बांध दीजिए। कच्चे दूध का अभिषेक रोज कीजिए शिवलिंग के ऊपर, वो किस्मत को जगाकर रखेगा। और गुड़ कनक दलिया राम दरबार में संडे वाले दिन रखिए, वो बिजनेस को जगाकर रखेगा। तो ये रेमेडीज जो हैं बड़ी टेक्निकल होती हैं। सबके लिए नहीं होता कि गाय को खिला दो, या सबके लिए नहीं होता कि यहाँ पे माथा टेक दो, सबके लिए नहीं होता कि डोनेशन में दे दो, सबके लिए भी नहीं होता कि रतन पहन लो। ये ध्यान रखिएगा। सो वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य एज ए जेमस्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि कर्म स्थान है। सूर्य की एनर्जी डाउन नहीं होने देनी, राम जी को अर्पित करनी चाहिए। चंद्रमा की एनर्जी स्ट्रांग रखनी चाहिए। गोचर में अभी 30 दिन ये कमजोर रहेगा। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में चला जाएगा। हालांकि वहां भी उनको केतु ही मिलेगा। अभी जैसे अभी हम मंगल केतु 28 जुलाई तक तंग कर रहे हैं ना, अगला महीना सूर्य और केतु का है, पहले ही बता देता हूं। आइए अब धनु लगन की बात करते हैं। 9 नंबर जिनका लगन है धनु, ध्यान से समझे। आपके लिए सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मैंने बोला था ना 6, 8, 12 में जब ग्रह चला जाए वो बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है, नुकसानदेह भी हो जाता है, वीक भी हो जाता है। अब देखना होता है कि आपके लिए वो कमज़ोर हुआ है, उसको हमें बल देना चाहिए, या अशुभ हो गया है कि उसको हमें दूर करना चाहिए। वो पता चलता है लगन का मित्र है और लॉर्ड किस हाउस का है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, टेक्निकल बातें हैं ये। धनु लग्न वालों के लिए सूर्य नवम भाग्य स्थान का स्वामी है, समझ गए। तो किस्मत देने वाला आपको सूर्य है। जीवन में हमारे आसपास, हमारे नियंत्रण में सब कुछ रहे, हमारा भाग्य जागृत रहे, सूर्यदेव देने वाले। तो खूब आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तांबे में जल पीना चाहिए ताकि सूर्य की शक्ति आपके अंदर जाए। आपको किस्मत जगाकर पकड़ बनाकर रखने के लिए ये रतन जो मैंने धारण किया हुआ है, रूबी धारण करना चाहिए। लेकिन अब ये आपके 8वें घर में चला गया है, ये समझ लीजिए। अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान का हमारे ज्योतिष में, अष्टम स्थान को एक सीक्रेटिव हाउस कहा है। 8वें घर में ग्रह चले जाए ना तो अजीब सी स्थिति में चला जाता है इंसान, डिप्रेशन तक चला जाता है इंसान, क्योंकि तभी उसको मृत्यु स्थान बोला है। अविश्वास हो जाता है उसके प्रति दूसरों के अंदर, अविश्वास, अफवाह फैल सकती है कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये ठीक नहीं किया। 8वां घर बृहस्पति या सूर्य वहां चले जाए तो, क्योंकि सूर्य यश देने वाला ग्रह है। हम कहते हैं ना तुम्हारे मस्तक पे सूर्य जैसा तेज है। अगर 8वें घर में चला गया तो हम कहेंगे यार मुरझा गया तेरा चेहरा, तो उल्टा हो गया ना, तेज नहीं रहा, वो तेजहीन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी शत्रु है चंद्रमा। आपको चंद्रमा संबंधित वस्तुएं, चावल, चीनी, आटा, दूध किसी जरूरतमंद गरीब को, निर्धन को डोनेट करना है। तब अष्टम भाव की एनर्जी डाउन होगी। सूर्य को वापस लेके आना है। तांबे में जल पीजिए, गुड़ सेवन कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ के जल चढ़ाइए और रूबी धारण कीजिए। मैरून कलर के कपड़े पहन कर रखने चाहिए। तो टेक्निक यही है, चंद्रमा के दान करने हैं, सूर्य को मजबूत रखना है। 16 अगस्त तक किसी आलतू फालतू कार्य में नहीं उलझना है, नहीं तो 1 मिनट लगेगा अफवाह फैलने में, बदनामी होने में, क्योंकि 8वें घर का सूर्य शुभ नहीं होता। अब बात करेंगे मकर, 9 के बाद 10, बिल्कुल ठीक है, मकर लगन वालों की। मकर लगन जो है ये शनिदेव का लगन है, क्योंकि 10वां नंबर है। अब शनि और सूर्य आपस में क्या होते हैं आपको पता ही है। शनि कौन है और सूर्य कौन है ये मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान तो अब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया। हमने बहुत सारे अब धारावाहिक भी देख लिए, सीरियल भी देख लिए हैं। अब तो हम सबको पता ही है कि शनि और सूर्य के बीच में क्या नाता है, और उस नाते के बीच में सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है, कड़वापन है या मीठापन है, ये भी लगभग सबको पता ही है कि सूर्य और शनि शास्त्र अनुसार पिता हैं सूर्यदेव
पुत्र हैं शनि महाराज, शास्त्रों की जो कथा है हमारे पास। लेकिन आपस में जो इनका स्वभाव है वो 36 का आंकड़ा है, जिसको कहते हैं कठोरता है, विषमता है, एक दूसरे से बनती नहीं है। इसलिए 2 लगन है शनि के, मकर लगन और कुंभ लगन। ध्यान से समझ लीजिए, मकर लगन और कुंभ लगन दोनों ही शनि के लगन हैं। दोनों के लिए ही सूर्य का जो प्रभाव है नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बात अभी करने लगा हूं मकर लगन की। मकर लगन के लिए सूर्य अष्टमेश है, 8वें घर का स्वामी। 8वें घर का स्वामी मतलब मृत्यु स्थान का स्वामी, डिप्रेशन हाउस का स्वामी, सीक्रेटिव हाउस का स्वामी, शमशान घाट का स्वामी, गहरा तल जिसको बेसमेंट कहते हैं नीचे की तरफ, वहां का स्वामी। अष्टम भाव वो कमरा होता है घर का जिसको हम कह देते हैं कबाड़ रूम है, जो स्टोर है। कई बार वहां पे लाइट भी नहीं जल रही होती, कई बार वहां से अजीब तरह की स्मेल आ रही होती है। कई घरों में होते हैं ऐसे कमरे, जब हम वास्तु करते हैं तो हम कहते हैं इसको साफ कर लो भाई, राहु जाग रहा है यहाँ पे। अजीब स्मेल, जो बचा खुचा उधर गिरा रहे हैं, कबाड़िए को भी नहीं दे रहे, अंदर कमरे की रोशनी भी ठीक नहीं है, कली चूना भी ठीक नहीं है, पेंट भी ठीक नहीं है, दरवाज़ा भी खुलता है तो आवाज़ें निकलती हैं आ ऊ ही, उसको तेल भी नहीं दिया होता कभी। तो वो राहु का कमरा आपने खुद बनाया कई लोगों ने अपने अपने घरों में। और अगर वो कमरा बाई चांस साउथ में हो या साउथ वेस्ट में हो तो साक्षात राहु महाराज आपके घर में रहते हैं। फिर तो ये हीरे पन्ने नीलम पुखराज पहनने का भी कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कि पंडित जी जब हम ऑफिस में होते हैं, बाजार में होते हैं या किसी अन्य जगह पे होते हैं, मन बड़ा ठीक रहता है, खुश रहता है। लेकिन जब घर में घुस जाते हैं, घर में जाते हैं तो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, झगड़ा सा हो जाता है, चाहे पत्नी के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे किसी का। तो मैं कहता हूँ भैया कमरा ढूंढो राहु का, होगा आपके घर में। स्टोर बनाया होगा आपने, स्टोर। कहते स्टोर तो बनाना ही पड़ता है जी। तो कौन कहता है कि स्टोर को ऐसा बनाओ? स्टोर में अच्छे रैक्स होने चाहिए, स्टोर में अच्छी अलमीराज होनी चाहिए, स्टोर में अच्छे बकेट्स पड़े होने चाहिए। आपने कुछ चीज़ें नहीं यूज़ करनी, बकेट में डालते जाओ। कुछ चीज़ें यूजेबल है, कभी कभी करनी है तो रैक में टिकाते जाओ। स्टोर की लाइट होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छी ट्यूब जलनी चाहिए। स्टोर में मरा सा बल्ब लगा होता है। स्टोर में कभी कोई झाड़ू नहीं मारने जाता, सफाई नहीं करता, बदबू आ रही होती है। तो स्टोर तो मेरे घर में भी है, स्टोर तो हम सबके घर में ज़रूरत है। लेकिन स्टोर की अगर हालत वो होगी जो मैंने राहु के कमरे की बताई है, तो हमारे सारे उपाय फेल हो जाते हैं। ज्योतिषी से ही लड़ते रहते हैं हम लोग, पंडित जी आपने ये इतने हजार की पूजा करवा दी, इतने हजार का स्टोन पहना दिया, इतना ये जल चढ़वा दिया, इतना जल में बहा दिया, हमारा नहीं कुछ हो रहा। पंडित जी से लड़ाई हो जाती है, आपस में तू मैं करने लग जाते हैं। बैठा होता है आपके घर में राहु, पंडित जी कहते हैं राहु से बचो, उसको पता ही नहीं होता राहु कहाँ है। तो ये ध्यान रखिए, अष्टम भाव, विशेषकर मकर लगन वालों को बता रहा हूं, मृत्यु स्थान का स्वामी है सूर्य। जिस घर में जाता जाएगा अपनी नकारात्मकता फैला देगा। वो तो आपकी कुंडली अगर मकर लगन वालों की है तो वो मैं अभी डिफाइन कर सकता हूं कि लगन में है तो क्या देगा, द्वितीय भाव में है तो क्या कर देगा, चौथे में है तो वो तो आपको पता चल जाएगा अभी अगर मैं मकर लगन पे बोलने लग जाऊं। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी बात करेंगे गोचर की। तो मृत्यु स्थान का स्वामी सूर्य अपने से पीछे, 8वें से पीछे 7वें घर में चला गया है। इसका मतलब है कि जीवन साथी पति या पत्नी के घर में चला गया है, बिल्कुल शुभ नहीं होता। सप्तमेश पीछे चले जाए 6ठे घर में, वो शुभ नहीं है। अष्टमेश पीछे चले जाए 7वें घर में, वो शुभ नहीं है। विशेषकर जीवन साथी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जीवन साथी के रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर कुंडली में भी वो योग हुआ जिसे मारक कहते हैं तो सचमुच डेथ रिस्क तक ले जाता है, ये याद रखिएगा। अगर कुंडली में भी वो योग हो जिसे मारक कहते हैं, उसके साथ संबंधित दशा अंतरदशा चल रही हो, तो ये जो 8वें घर का स्वामी पीछे 7वें में चला गया है, एक गड़बड़ योग होता है। हालांकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये शब्द बोले नहीं जाते, लेकिन इसे विधवा या विदुर का योग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो छोटा सा गोचर है, इस अगर कुंडली में हुआ तो वो बैड इफेक्ट देगा, लेकिन फिर भी बचना चाहिए। फिर भी मकर लगन वालों को अष्टम भाव के स्वामी सूर्य की वस्तुएं डोनेट करनी चाहिए। यहाँ पे गाय को खिला सकते हैं आप ताकि वो शुक्र का फल दे दे, गुड़ कनक दलिया। यहाँ पे आप किसी निर्धन को भी दे सकते हैं सीधा कि भैया ये अष्टम का प्रभाव बाहर ही निकाल दो अपने घर से,
समझ गए, कहीं लंगर हो भंडारा हो वहाँ गेहूं दे दीजिए, गुड़ दे दीजिए, कनक दे दीजिए, शक्कर दे दीजिए, या आटे का जो कड़ा प्रसाद बनता है वो भी इन चीज़ों के मेल से बनता है, वो बांट दीजिए सूर्य के दिन, संडे वाले दिन। तो जीवन साथी के साथ संबंध नहीं बिगड़ेंगे, तलाक नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा, मृत्यु दोष नहीं लगेगा। अन्यथा ये एक भयंकर योग है। मकर लगन वाले सावधान रहें, क्योंकि आपके लगन के स्वामी शनि भी बकरी हो चुके हैं। अब आइए कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए यही सूर्यदेव 7वें घर के स्वामी हैं, जिसको कहते हैं मैरिज का हाउस, जीवन साथी का, पति का, पत्नी का, पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का भी होता है ये घर। ये अकेला 7वां घर शादी का ही नहीं होता, क्योंकि ये पार्टनर हाउस है। अगर आप जॉइंट वेंचर में हैं, ऑफिस में हैं, फैक्ट्री में हैं, दुकान में हैं, तो दिस इज बिजनेस। अगर आप घर में हैं जो आपका पार्टनर है तो मैरिज। समझ गए बात को। तो ये मैरिज का स्वामी सूर्य है, लेकिन पीछे चला गया है 6th हाउस में। रोग, शत्रु, कर्जा, टेंशन, झगड़ा, चोरी चकारी, तू मैं 6th हाउस होता है। तो जीवन साथी का स्वामी अगर पीछे चला गया है 6ठे घर में, तो वही हाल होगा जो मकर लगन को मैंने बताया कि मृत्यु स्थान का स्वामी पीछे चला गया पत्नी के या पति के घर में, यहाँ पति या पत्नी का स्वामी चला गया है झगड़े के घर में। तो मकर और कुंभ दोनों के लिए सूर्य शुभ नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके लिए ये शनि की कुंडली है, शनि आपके स्वामी मानते हैं, तो सूर्य की तो बनती है ही नहीं है उनके साथ। तो परेशानी आ सकती है आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में, आपके लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, क्योंकि जो 6ठा, 7वां और 8वां घर होते हैं निचले अंग हैं, उधर से नीचे, पेट से नीचे, इंटेस्टाइन में, गुप्त अंगों में परेशानी आ सकती है, बीमारी दे सकता है, क्योंकि रोग स्थान में चला गया है। तो आपको भी सीधा सीधा डोनेशन ऑफ गुड़, कनक, दलिया, शक्कर या गाय को खिला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मकर और कुंभ वाले तो डोनेट ही करें, दूर करें ना, दूर करें, दूर करें, दूर करें। गाय को खिलाने का कुछ और मतलब है, उसको मतलब होता है कि हमने इसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके वीनस कर देनी है। हमें वीनस करने की ज़रूरत नहीं है, मकर और कुंभ वालों को दूर करना चाहिए। तो ये छोटी सी बात है, ये जो इस समय के गोचर का उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी कुंडली में डिफरेंट रेमेडीज भी हो सकती हैं, पर ये गोचर का उपाय है। 6ठे घर में कुंभ लगन के, 8वें घर में धनु लगन के, और 12वें घर में सिंह लगन के। इन 3 लगन वालों के लिए सूर्य का गोचर शुभ नहीं है, सिंह, धनु और कुंभ। अब आइए लास्ट में बात करने जा रहे हैं मीन लगन वालों की। 12 नंबर लगन मीन। मीन लगन के लिए अब आप ये बताइए कि क्या सूर्य मित्र है, क्योंकि मीन लगन होता है बृहस्पति का। बृहस्पति भी देव श्रेणी में आता है और सूर्य भी देव श्रेणी में ही आता है। ज्योतिष के अनुसार जब हम ग्रहों का अवलोकन करते हैं, सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी को, जब हम ग्रुप बनाते हैं देव और दैत्य ग्रहों का, तो देव ग्रहों में आता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति। दैत्य ग्रहों में आते हैं शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु, और उनके लिए शनि और बुध, शुक्र, राहु, केतु तो आपको पता ही है, फिर छाया ग्रह है, कोई अपना उनका अलग से रोल होता है। लेकिन देव श्रेणी में आता है सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति। मीन लगन की जो बात करने लगा हूं वो है बृहस्पति का लगन, देव लगन है। क्या सूर्य आपके लिए मित्र माने जाते हैं? पूनम शर्मा जी ने लिखा है यस। और कौन कौन है जानकार? गगन जी ने भी लिखा है यस। और कौन कौन है जानकार? बहुत रोचक है ये ज्योतिष। जितना इसको सीखेंगे, समझेंगे, जानकारी एकत्रित करेंगे, उतना ही रेमेडीज पार्ट क्लियर होता जाता है। फिर हमें पता चल जाता है कि हम कौन से ग्रह की वस्तु को प्रयोग करें, कौन से ग्रह की वस्तु को डोनेट करें, कौन से रत्न को धारण करें, कौन से रत्न को कभी जिंदगी में धारण ना करें। देखिए, पूनम जी ने यस कहा कि सूर्य मीन लगन का मित्र है, गगन जी ने भी यस कहा है, एस्ट्रो मेहर ने भी यस कहा है, साहिल ने भी यस कहा है, और भावना अनुराग जी ने भी यस कहा है। आप सब ने बताया है कि मीन लगन के लिए सूर्य मित्र होता है। अब मेरे को बताना चाहिए कि मीन लगन के लिए सूर्य 6ठे घर का स्वामी होता है। मीन से काउंट कर लीजिए 12, 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ पहुंचा 5 नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6ठे घर में। तो अब ये बताइए कि 6ठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, ऑपरेशन, टेंशन, चोरी,
झगड़ा, जीवन में परेशानियां देने वाला, तो क्या छठे घर का स्वामी, जितने लोगों ने यस 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 लिखा है, क्या आपका छठे घर का स्वामी आपका मित्र होगा अगर आप मीन लगन है? अब बताइए यस का मतलब। बीच में एस्ट्रोलॉजर भी यस लिखते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या ज्योतिष सीखा दोस्त। आपने लिखा एस्ट्रो मेहर। अगर आप एस्ट्रोलॉजर है ना तो आप अभी बेसिक स्टडी को तो ध्यान से पढ़ा कीजिए। छठे घर का स्वामी है मीन से, आप काउंट कर लीजिए 12, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर राशि सूर्य की छठे घर में आ गई। तो छठा घर क्या देगा? रोग देगा, शत्रु देगा, कर्जा देगा, परेशानी देगा, टेंशन देगा, झगड़े देगा, चोरी हो जाएगी उस घर में जिसका छठा घर एक्टिव हो जाए। अगर मीन वालों पे छठे घर की दशा आ जाए तो वो तो बीमार होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर अगर आप बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल मित्र हैं, बात तो वही हो गई। सिंह लगन के लिए चंद्रमा शत्रु है क्योंकि वो 12वें घर का स्वामी है। मीन लगन के लिए सूर्य शत्रु भाव है। जिसने ज्योतिष का ग्रामर नहीं सीखा वो इसी चक्कर में फंसा रहता है कि ये तो देव ग्रुप में है, वो दैत्य ग्रुप में है, और वो अपने क्लाइंट्स का बेड़ा गर्क करते हैं। वही एस्ट्रोलॉजर के कारण ही ये ज्योतिष बदनाम हो जाती है। क्योंकि आप कहेंगे सूर्य को जल चढ़ाइए, आपका मित्र है सूर्य। ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे सूर्य आपका मित्र है, सूर्य गुरु मित्र है, जल चढ़ाइए सूर्यदेव को। आप सूर्यदेव को अगर जल चढ़ाएंगे तो शत्रु पैदा करेंगे अपने लिए, कर्जा पैदा करेंगे अपने लिए, बीमारियां पैदा करेंगे अपने लिए, झगड़े पैदा करेंगे अपने लिए। तो बेसिक ग्रामर अगर आपने नहीं सीखी तो मैं हाथ जोड़कर आप सबको, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के मेरी तरह, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी ये रोज सीखता रहता हूँ। मुझे भी जब भी किसी की नई किताब, नई जानकारी, नई बुक मिलती है, मैं हाथ जोड़ के उसे गुरुदेव कहता हूँ और कहता हूँ कि मुझे सिखाइए, ये नया पॉइंट मैंने सीखा है। तो एक स्टूडेंट की तरह हम सारी उम्र ज्योतिष के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तो मीन लगन वालों के लिए, हे मेरे दोस्तों, चाहे आप ज्योतिष प्रेमी हैं, चाहे आप ज्योतिष करता हैं, सूर्य ठीक नहीं होता, छठे घर का प्रभाव बढ़ा देता है। और यहां पर आपको सूर्य की डोनेशन करनी है। अब अगर बात करें अभी जो गोचर है, छठे घर का स्वामी सूर्य 5वें घर में गोचर कर रहा है, कर्क राशि में। कर्क राशि आपके 5 नंबर घर में आ जाएगी अगर मीन लगन है। तो वहां पर वो औलाद को दुख देगा, बीमार करेगा। अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में फेल कर देगा ये सूर्य, अगर 5वें घर में आ गया मीन लगन वालों का। अगर लव अफेयर में है तो लड़ाई होती रहेगी रोज प्रेमी प्रेमिका के बीच में, अगर ये सूर्य 5वें घर में आ गया मीन लगन वालों का। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु एक देव ग्रुप पे तो आते हैं, लेकिन व्याकरण को समझना पड़ेगा। सो छठे घर का स्वामी होने के कारण, पंचम भाव में गोचर करने के कारण पंचम के फलों का नाश कर देगा। सो विद्या, एजुकेशन 5वां घर, लव अफेयर 5वां घर, औलाद 5वां घर, समझ गए? ये सारे सूर्य डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए आपको जो मीन लगन वाले मित्र हैं मेरे, उन्हें गुड़, कनक, दलिया, तांबा, ये सब डोनेट करने चाहिए। ये जल में भी विसर्जन कर सकते हैं क्योंकि ये सब डिजॉल्वेबल चीज़ें हैं। कोई जल के जीव खा लेंगे या जल को मीठा ही कर देंगे या जल में औषधीय शक्ति बढ़ा देंगे। गुड़, कनक, दलिया, तांबा भी डाल सकते हैं जल में तांबे का कॉइन डाल दीजिए, जल को वो सफाई करता है। तो ये उपाय होता है कि हमें देखना पड़ेगा 6, 8 और 12 का स्वामी तो नहीं है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। दोबारा बता देता हूँ कि छठे घर का स्वामी है मीन लगन वालों के लिए, 8वें घर का स्वामी है मकर लगन वालों के लिए, और 12वें घर का स्वामी है कन्या लगन वालों के लिए। इन 3 जानों के लिए सूर्य नेगेटिव हाउसेस का लॉर्ड है। सो मीन लगन वालों के लिए सूर्य बिल्कुल ठीक नहीं होता। आपको हर हालत में, चाहे आपकी कुंडली में सूर्य उच्च पड़ा हो, अगर छठे घर का स्वामी उच्च हो गया मीन लगन के 2nd हाउस में, जिसको धन का घर कहते हैं, अब क्या फलादेश निकालेंगे फिर आप कि धन स्थान में कर्जे का ग्रह चला गया है, धन स्थान में शत्रु का ग्रह चला गया, धन स्थान में रोग का ग्रह चला गया। मेष राशि दूसरे घर में आएगी मीन के, और शत्रु उच्च हो गया।
यानी कि मेरे पास तो वो चिटकनी वाली बंदूक है, शत्रु उच्च है उसके पास 47 है, तो वहां भी गड़बड़ कर देगा। तो उच्च का सूर्य नुकसान देता है मीन लगन वालों को, उनका धन खा जाएगा, उनका कर्जा चढ़ जाएगा, उनकी वाणी में कर्कशता आ जाएगी। सेकंड हाउस में अगर सूर्य दांत खराब कर देगा, मसूड़ों के रोग दे देगा, बीमारी लेके जाएगा ना, छठे घर से सेकंड हाउस में जाएगा, तो वह दान के काबिल है मीन लगन वालों को। तो चलिए कोई बात नहीं है, सीखना है, मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है, मुझे भी नए नए पॉइंट सीखने हैं, आपको भी सीखने हैं। इसमें कोई हीन भावना की जरूरत नहीं है। बहुत सारा ज्योतिष मुझे नहीं आता है, नहीं आता तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल 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 थ्योरी है, ठीक है। सो सूर्य की शक्ति जो है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है। व्याकरण के अनुसार हमें उसकी कीमत का आंकलन करना है कि ये हमारे लिए शुभ शक्ति है या हमारे लिए दुष्प्रभाव देने वाली शक्ति है। सूर्य ही है, जब बेबी अर्ली पैदा हो जाता है 9 महीने से पहले, समझते हैं ना, तो डॉक्टर कहाँ रखते हैं बच्चों को? इनक्यूबेटर में। इनक्यूबेटर क्या होता है? उसके अंदर लाइट कौन सी होती है, उसके अंदर एनर्जी कैसी चलाकर रखते हैं। जब तक इनक्यूबेटर नहीं बने थे, जब तक ये डिलीवरी हाउसेज नहीं बने थे, जब दाई हाता होता था, आपको पता है, लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लुधियाना में भी दाई हाता था, ब्राउन रोड पे। जब दाई हाता था तो दाई हाते में हम देखते थे जो 7 माह बच्चा 8 माह बच्चा पैदा हो जाता था, तो बहुत सारी नर्सेज या माएँ उन बच्चों को धूप में थोड़ी देर के लिए लेके जाते थे, धूप में, सूर्य की धूप में। क्यों? क्योंकि वो एनर्जीज को माँ के गर्भ में जो 9 महीने तक हासिल करना चाहिए था एक बेबी को, वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो प्री मैच्योर हो गया, अर्ली डिलीवरी हो गई है। तो उसको सूर्य की शक्ति दी जाती थी, जिसमें वाइटामिन होते हैं, डी वाइटामिन होता है, पता है आपको। जो बच्चा प्री मैच्योर हो जाए, सारी उम्र उसके फेफड़े नहीं बनते, सूर्य की पावर है यहाँ पे, तभी उस हार्ट की प्रॉब्लम आती है, रिब्स वीक होती हैं, बोन्स वीक होती हैं, विटामिन डी की कमी होती है, हार्ट का जो अटैक होता है, हार्ट अटैक, हृदय रोग, सूर्य की कमजोरी के कारण बनता है। और ये जो 3 लगन मैंने बताया, मीन, मकर और कन्या, इनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये तो चाहे 9 महीने बाद पैदा हुए हों तब भी ध्यान रखना चाहिए। सो हड्डी कमजोर होना, सूर्य कमजोर होता है, हड्डी कमजोर होना, क्योंकि सूर्य बोन्स का कारक भी है। दिल कमजोर होना, सूर्य कमजोर होता है। और चेक करवाइए अपना अपना, विटामिन डी अगर है ही नहीं है आपके अंदर, तो वो डॉक्टर शॉट्स देते हैं आजकल, सूर्य कमजोर होता है, उसे आपको मजबूत रखना पड़ेगा, जिनकी कुंडली के लगन अनुसार वो मित्र है। तो जो इनक्यूबेटर मशीन होती है, आजकल आप जाएंगे ना जब गायनी हॉस्पिटल्स में या बच्चों की जहाँ डिलीवरीज होती हैं, तो वहाँ पे हर हॉस्पिटल में इनक्यूबेटर मशीन होती है, उसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट की जाती है वो सूर्य की होती है। महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब दुर्योधन अपनी माँ के गर्भ में था, गांधारी के, तो उसका जो गर्भ है वो 9 महीने से कई महीने ऊपर चला गया था, कई महीने, कि वो जन्म लेने का नाम नहीं ले रहा था। तो महर्षि व्यास ने तब पहला सी सेक्शन किया था, समझ गए? सबसे पहला सी सेक्शन दुर्योधन का हुआ है। तो वो एक मांस का पिंड निकालकर उन्होंने 100 घड़ों में उसको पीसेस करके, कुछ औषधियां डाल के, बंद करके, कुछ उन्होंने किया, महाभारत में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो 100 बालक पैदा हो गए थे। तो पहला सी सेक्शन किसका हुआ है? अब आपको ये भी मैंने एक नई चीज़ बता दी है, ठीक है। सो चीज़ें हैं, बड़ी नई नई चीज़ें पता चलती हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की हम सेमिनार्स करते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, अपने से सीनियर्स के लेक्चर सुनते हैं, उनकी ज्ञान को, जो उन्होंने 50-50 साल हो गए, 60-60 साल हो गए, उनकी जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको उनके मुख से सुनते हैं, तो अपने यहाँ समाते हैं। और जितनी हमें जानकारी होती है, हम भी प्रयास करते हैं कि इसको आगे बांटा जाए ताकि सबको ये जानकारियाँ हों। सो दोस्तों, सूर्य का गोचर मेष से लेकर मीन तक 2 एपिसोड जरूर लग गए, तो मैं समझता हूँ आपको टेक्निकली समझ आया होगा। और जिनको समझ आया, थम्स अप दिखा दीजिए, ताकि ये मेहनत बेकार तो नहीं गई मेरी, ये भी मुझे पता चल जाए, ठीक है। और बुध अस्त होने जा रहा है 24 तारीख को। करंट गोचर जो है बुध अस्त होने जा रहा है कल, 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक अस्त रहेगा।
लीजिए पंचांग उठा लेते हैं, ये लीजिए, ये हमारी शक्ति है, इसके बिना जीवन अधूरा होता है एस्ट्रोलॉजर का। 24 जुलाई को शाम 7:50 पर बुध अस्त हो जाएंगे और 9 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 4:52 पर उदय हो जाएंगे। ये जो बुध महाराज अस्त हैं ये कर्क राशि में ही अस्त हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों कर्क राशि में हैं। वैसे बुध महाराज जी 30 अगस्त को जाएंगे सिंह राशि में। तो धन्यवाद आप जो लोग थम्स अप दे रहे हैं, तो मैं समझ आ सकता हूँ कि जो मैं आपसे बातें करता रहता हूँ आपको समझ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो मेरी बातों को समझकर उसको कुतर्क में नहीं जाते हैं, क्योंकि सब आपकी कुछ अच्छी बातें मेरे लिए भला हो सकती हैं, ज्ञान हो सकता है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। एक दूसरे के साथ हम वितर्क में या कुतर्क में नहीं जाते, ये सबसे बढ़िया है। सबसे अच्छा विद्यार्थी मैं उस समय बना जब मैंने मौन रहकर सुनना सीखा क्लास में बैठकर। नहीं तो अपने गुरु को टोकने वाले बहुत लोग होते हैं, अपने टीचर को टोकने वाले, वो ये ऐसे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। अगर वो किसी को कोई टीचर या गुरु कोई मेरे से एक्सपीरियंस कोई मुझे बता रहा होता है ना, तो समझ लीजिए उसने कुछ हासिल किया हुआ है, तभी वो बता रहा है। ठीक है, चलिए बुध की बात कर रहा था मैं। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक अस्त रहेगा बुध कर्क राशि में। अब देखिए, जो सूर्य है वो अपने से 12वें है, लेकिन जो बुध है वो अपने से दूसरे है। मिथुन राशि का स्वामी कर्क में चला गया सेकंड हाउस में, तो एकदम बहुत बड़ा असर आएगा बुध अस्त होने से स्टॉक एक्सचेंज में, बाजार में, टैक्सेशन सिस्टम में, टैरिफ प्लान्स में। ये देखना अब जब कल रात को होगा, परसों से देखेंगे क्या क्या खबरें आती हैं। तो बुध अस्त हो जाए तो वाणी के काम, कमीशन के काम, दलाली के काम, CA के काम, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के साथ संबंधित है, स्टॉक एक्सचेंज के काम, टैक्सेशन डिपार्टमेंट के काम, इनमें हलचल उथल पुथल पैदा होती है। और अगर नेगेटिव हो जाए, अस्त या वक्री हो जाए, तो वो सारी नेगेटिव होती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट खराब होती है। तो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक बुध अस्त रहेंगे। जिस ग्रह की हम बात कर रहे थे सूर्य की, ये 16 अगस्त तक अभी जल तांडव होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। मंगल और केतु, आज भी एक हेलीकॉप्टर गिरा है, आपको पता है बम्बई में, आज भी मैंने सुबह पोस्ट किया था। आज भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है मुंबई में उद्धव ठाकरे की टीम का। तो ये मंगल और केतु, हवा में अग्नि भी चल रही है, ये भी ध्यान रखिएगा हवाई यात्रा से। शनिदेव वक्री भी चल रहे हैं 28 नवंबर तक, पहाड़ी यात्रा का भी ध्यान रखिएगा। और जब तक जल में है चंद्रमा सूर्य, तो जलीय स्थान से भी बच के रहिएगा। तो आकाश में, वायु में, जल में, स्थल में, हर जगह ग्रहों का प्रभाव जो है थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। अपना अपना ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। कई बार बाद में हम कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है, लेकिन फिर भी है तो ये प्रभु के हाथ में ही है, जो होना है वो होके ही रहता है। फिर भी अलर्ट रहना, सतर्क रहना, ये भी हमें प्रभु ने ही कहा कि तुम्हें मैंने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो अलर्ट जरूर रहिए। और ज़्यादा ज़्यादा आपके कुछ देख लेते हैं उपस्थिति किसकी है। अगर कोई प्रश्न है किसी का कॉमन, उस पर बात कर लेंगे, नहीं तो फिर आज का लाइव भी लगभग 1 घंटा 11 मिनट का हो गया। गुलशन चावला जी का नाम सामने आया है, हार्दिक स्वागत। डैप टाइगर्स नमस्कार, जय जगन्नाथ। रवि कुमार जी राम राम। एस्ट्रो मेहर धन्यवाद। एस्ट्रो राजेश शर्मा जी धन्यवाद। महावीर जी नमस्कार। पूनम शर्मा जी ने भी थम्स अप दिखाया था, शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद एस्ट्रो मेहर ने। किरण सेतिया जी राम राम। अब आज का ये पॉइंट है, गगन जायसवाल जी ने लिखा, किसी पॉइंट पे लिखा होगा, धन्यवाद गगन। हमारी दुकान तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गई, पूनम जी ने लिखा। अच्छा, वो सूर्य वाली बात पे लिखा होगा आपने। पवन वत्स जी ने लिखा है, दान करने से शांत होगा, बिल्कुल सही लिखा है। मीन लगन को लिखा होगा आपने। ओके ओके। अनुराधा राय, चलिए बहुत बहुत सबके यहाँ पे उपस्थिति है। साहिल जदका, धन्यवाद आप सबका जो लोग जुड़े हुए हैं पिछले लगभग 1 घंटा 11 मिनट से। रमा ढल जी ने कहा कि 100 कौरव वाली बात नहीं समझ आई, इसके लिए महाभारत पढ़ना पड़ेगा या फिर एक दिन किसी दिन स्पेशल एपिसोड महाभारत पे करना पड़ेगा कि कैसे
पांडव तो 5 थे, लेकिन कौरव 100 भाई कैसे थे? ये ऋषि वेद व्यास का कमाल है। उन्होंने पहला सी सेक्शन किया था गंधारी का। और राजेश जी ने लिखा है कि आपके पीछे गणपति जी की वीणा वाली पिक्चर के रहस्य बताइए। ये वास्तु पेंटिंग है। गणेश जी लाल रंग के हैं और उनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो नीले रंग का है, जो राहु को कंट्रोल करता है। और उनके बिल्कुल पैर में मूसा है जो केतु को कंट्रोल करता है, और उनके बगल में शंकर भगवान का शिवलिंग है जो पूरी प्रकृति का आशीर्वाद है। इसको वास्तु पेंटिंग कहते हैं। तो वास्तु पेंटिंग का बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है। तो जहाँ पे हमें शुभता, आकर्षण और ऐसा प्रभाव देना हो कि संसार का कल्याण हो, वहाँ पे हम वास्तु पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ऑफिस में आकर अक्सर जहाँ बैठकर मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस ही है, लोग अगर कहते हैं कि यहाँ अगर हम प्रश्न ही भूल गए हैं पंडित जी, तो ये गणपति बप्पा मौर्य उन्हीं का कमाल है। शिवम जी ने लिखा है, पंडित जी जिनका बुध खराब होता है उनके लिए बुध का डाउन होना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कईयों के लिए बुध एंटी प्लैनेट होता है, जैसे मैं खुद हूँ, वृश्चिक लगन है, मेष लगन है, हमारे लिए बुध अच्छा नहीं होता। जो मंगल के लगन है उनके लिए बुध राहु जैसा ही रोल अदा कर देता है, उनको खराब करता है। कर्क लगन वालों के लिए बुध अच्छा नहीं होता, उनके लिए बुध डाउन जाना बहुत अच्छा होता है। अश्विनी आनंद जी शुक्रिया, दीपक राज मौदगिल जी शुक्रिया, राजेश जी शुक्रिया, संजीव अग्रवाल जी जय श्री राम। गगन जी ने लिखा है, हर कोई ऑफिस में लगा सकता है अपने ये पेंटिंग? बिल्कुल लगा सकता है। गणपति बप्पा कोई मृदंग बजा रहे हो, वीणा बजा रहे हो, नृत्य कर रहे हो, यानी कि प्रसन्न मुद्रा में हो, तो राहु कंट्रोल रहता है, क्योंकि गणेश जी का जो रूप है वो हाथी का रूप है। और ज्योतिष अनुसार हाथी राहु का एक सिग्नेचर होता है, साइन होता है। और वो जितना प्रसन्न होगा, जितना भव्य होगा, जितना सुंदर होगा, उतना ही वो धन का प्रतीक हो जाता है। गज लक्ष्मी भी उसी को कहा गया। यहाँ पे आप देखेंगे ना, जहाँ मेरी उंगली है, ये लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ पे एक हाथी है और एक इधर भी हाथी है। ये हल्का हल्का इशारा आपको बता रहा हूँ, ये वाला ये गज है, बिल्कुल एकदम शानदार। उसके ऊपर आसन है, उसका बहुत बढ़िया, उसको आभूषण पहनाए हुए हैं, दोनों तरफ है। बीच में लक्ष्मी नारायण है, यहाँ पे 2 छोटे छोटे गज दिखाई दे रहे हाथी हैं। तो हाथी जितना सुंदर होगा, जितना सजीला होगा, जितना बढ़िया होगा, माँ लक्ष्मी के आसपास आप 2 सफ़ेद हाथी देखते हैं सजे हुए, उतना ही राहु नियंत्रित होता है। और गणेश जी स्वयं केतु के देवता हैं, याद रख लीजिए। रूप उनका हाथी का है, सर जो है हाथी का शंकर जी ने लगाया था, राहु है। तो राहु और केतु की पावर जो है, अगर गणेश जी की प्रसन्न मुद्रा, डांसिंग गणेशा या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए गणेशा मिल जाए तो जरूर लेकर रखिए अपने पास, ठीक है। ये वास्तु पेंटिंग्स होती हैं। चलिए, गगन जायसवाल जी ने पेंटिंग के बारे में सवाल पूछा था। तो मित्रों, आज का लाइव लगभग हम अब समाप्त करते हैं। आप लोगों ने 1 घंटा 17 मिनट लाइव में उपस्थिति दी है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि जो मैं भी प्रयास करता रहता हूं, ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों के बारे में जानकारियां आपको देने की, उनकी कलर थेरेपी, इनको किसको डाउन करना है, किसको वीक करना है, किसको स्ट्रॉन्ग करना है, ये धीरे धीरे आप समझते जाइए। इस समझ से आप एस्ट्रोलॉजी से होने वाली लूट से बच जाएंगे। बस छोटी सी बात है। इनसे कैसे बचना है, अरुण खुरमी जी से पूछ रहे हैं। अरुण जी, यही मैंने बताया कि अगर राहु और केतु नेगेटिव हो तो डांसिंग गणेशा, गणपति भगवान जी की ऐसी प्रतिमा, ऐसी फोटो आप ढूंढें जिसमें वो मृदंग बजा रहे हो, वीणा बजा रहे हो, नृत्य में हो, तो प्रसन्न माना जाता है उसको। कभी फोटो या प्रतिमा दोनों मिल जाती है। अनुराधा राय जी, राम राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग 1 घंटे से जुड़े हुए हैं। आज के टॉपिक को आपने सुना। जाते हुए आपको फिर से याद दिला देते हैं, सावन का महीना चल रहा है। शंकर भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि इस महीने में सृष्टि का नियंत्रण स्वयं नारायण ने शंकर जी के हाथ में दिया हुआ है। स्वयं वो योग निद्रा में है। अब योग निद्रा में ये मत समझ लेना कि विष्णु जी सो रहे हैं, सो नहीं रहे, वो वॉच कर रहे हैं। वॉचिंग है, इसको वॉचिंग कहते हैं। योग निद्रा, कोई गहरी निद्रा में नहीं चले गए हैं। तो वो वॉचिंग वाली मुद्रा में है और सारा नियंत्रण शिव जी के पास है। और शंकर भगवान जल के प्रिय हैं,
जैसे विष्णु जी अलंकार प्रिय है ना, उनको तो सोने के आभूषण भी चढ़ जाते हैं। शिव कहते कोई बात नहीं है, कोई परेशानी है तो मेरे पास आओ, आप दूध ले आओ, आप दही ले आओ, आप जल ले आओ, शक्कर ले आओ, शहद ले आओ, चंदन ले आओ, आक ले आओ, दतूरा ले आओ, बेलपत्री ले आओ, कुछ ले आओ, ले तो आओ। ज्योतिषी केवल ये बात करता है कि आपको क्या लेके जाना चाहिए और भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपको हम ये बता देते हैं कि मेष लगन है तो मैंने दूध में शक्कर मिक्स करके, है ना, कहा था ना, वो चला दो ऐसे। तो ज्योतिष आपके लिए एक एक वे है, एक रास्ता है, एक सही दिशा प्रदान करने वाली ये विद्या है हमारी। सही तरीके से अगर कहीं से जानकारियाँ मिलनी शुरू हो जाएं तो इट्स वेरी इजी और वेरी इजी, और इतनी आसान है कि हमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना पड़ता और सब कुछ हासिल हो जाता है जीवन में। खुशियाँ मिल जाती हैं, सुख मिल जाते हैं, सेहत मिल जाती है, पदवियाँ मिल जाती हैं, सफलताएं मिल जाती हैं, धन मिल जाता है, जीवन साथी मिल जाता है। ये सारा सिस्टम है ये। ठीक है, चलिए, तो पति के घर में राहु और जुपिटर का योग हो, अनुराधा राय जी ने लिखा। चलिए किसी दिन इसके ऊपर करेंगे चर्चा। अब 1 घंटा हो गया कि पति के घर में राहु और जुपिटर, अनुराधा जी ने पूछा है, इसे गुरु चंडाल दोष बोलते हैं। इसका उपाय कल करवाने जा रहे हैं। कल है अमावस्या हरियाली। गुरु और राहु चंडाल दोष की पूजा शांति कल होगी। शुक्र और राहु स्त्री श्राप होता है, उसकी शांति कल करेंगे। बुध और राहु बुद्धि नाश करता है, जड़ दोष होता है, उसकी शांति कल करेंगे। मंगल और राहु झगड़े एक्सीडेंट पैदा करता है, उसकी शांति कल करेंगे, अंगारक दोष की। कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ आ जाए वो एक पितृ दोष में होता है, पूर्व जन्म का श्राप होता है ये, उसकी शांति कल करेंगे। ठीक है, सो कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बुकिंग कल सारा दिन भी होगी। व्हाट्सएप नंबर है 9872065786। इस नंबर पे कॉल कभी मत करें, बस याद रख लीजिए। जितने भी नियर हैं, डियर हैं, कॉल करने से इस नंबर के जो वॉल्यूम है वो बंद रहता है। वो मैं देखता हूँ आधे घंटे बाद किस किस की मिस कॉल हुई है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ऑन रहता है, जिसमें आप अपना नाम भेजें, डेट ऑफ बर्थ भेजें, टाइम भेजें, प्लेस भेजें, और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो वॉइस मैसेज से अपनी समस्या बोल कर भेज दें। फिर आगे प्रोफेशनल हमारा सिलसिला शुरू होता है। तो कल का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट। जिनको साढ़ सती सता रही है, राहु केतु शनि की दशा सता रही है, पितृदोष हो या काल सर्प दोष हो, अमावस्या पर इसका उपाय करने जा रहे हैं। कल रात्रि तक लगभग बुकिंग ओपन रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूँ। आप सब लोग आज जुड़े रहे, आप सबका भी हार्दिक शुक्रिया। भगवान शंकर आप सब पे कृपा करे। भोलेनाथ का ये महीना है, सावन का माह है, लेकिन फिर भी सतर्क रहिएगा। जल तांडव होगा, इसलिए पहाड़ों की तरफ मत जाइएगा। इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।